गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज अगर आप कोशिश करोगे इसे समझने की तो यू कैन अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट द थिंग्स। एक्चुअली इस ब्रांच के अंदर इट्स अ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द फिजिक्स और स्पेशली वी कैन से द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट कि हीट और एनर्जी का ट्रांसफर किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या इंटरचेंज होता है या इन्वर्जन होता है, कन्वर्जन होता है एनर्जी का। वी टॉक अबाउट दैट इन केस ऑफ एनर्जी और हीट that we study under the thermodynamics. If we try to explain these is made up of two terms. The one is dynamics and one is thermal. Thermal mean we understand very easily, that is heat and energy. Okay, it's a heat and energy. And if we talk about the dynamics, then it is a flow or motion. यानी कि हीट और एनर्जी का फ्लो या फिर मोशन, उसे क्या बोलते हैं हम? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। वी कैन डिवाइड इट इन टू पार्ट्स। ठीक, तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे अबाउट द एप्लीकेशन बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहीं से क्या होता है, अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं इन योर एग्जामिनेशंस। Some basic terms that you really need to understand. Before that, I make you clear here the one thing, that is as especially if something is in investigation से मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं सिस्टम। दिस इज कॉल्ड सिस्टम। ओके, अब उसके अराउंड यानी कि बाकी जो कुछ भी उसके अराउंड है, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको छोटा सा एग्जाम्पल लेके कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप खुद एक सिस्टम हो और जो बाहरी चीज़ें आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं, जो आपके और पास इन्वायरमेंट है, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। ओके, यानी कि सिस्टम के अलावा जो भी चीज़ें चारों ओर होंगी उसे हम बोलेंगे कि ये क्या होने वाला है, ये हमारा सराउंडिंग कहलाएगा। ये बेसिक टर्म होता है। तो अगर हम बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी कि जिसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसका आप ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे हम? सिस्टम बोल देंगे। इन केस ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, ये पार्ट होगा यूनिवर्स का अदर देन सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम के अलावा जितना भी पार्ट है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सराउंडिंग। तो बिल्कुल सिंपल से टर्म्स हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे यूनिवर्स यानी कि होल, एवरीथिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। और यूनिवर्स के अंदर एक सिस्टम होगा और बाकी सब क्या होगा? सराउंडिंग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अर्थ को मान लेते हैं कि हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द सिस्टम। एंड इसके अलावा जो आपको यूनिवर्स में चीज़ें नज़र आती हैं अर्थ के अलावा, दैट इज़ कॉल्ड सराउंडिंग। और ये बोथ द चीज़ें जो बोथ कहलाएंगी, ये कायम आएंगी, यूनिवर्स के अंदर आएंगी। नेक्स्ट चीज़, किसी भी सिस्टम के अंदर कोई ना कोई बाउंड्री तो होती है। ठीक, अब ये चाहे इमेजिनरी बाउंड्री हम माने या फिर हम ऐसा मान सकते हैं कि उसके अंदर कोई बाउंड्री जो फिक्स हो। तो द सरफेस सेपरेशन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि जो सरफेस सिस्टम को सराउंडिंग से क्या कर देती है, अलग कर देती है, उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, ये बाउंड्री रियल भी हो सकती है, यानी कि एकदम रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई बोतल है लाइक दैट, एंड इन दिस बोतल इट इज़ कनेक्टेड बाय सराउंडिंग, तो अगर मैं इसे बोतल को स्टडी कर रहा हूँ तो ये मेरा सिस्टम हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएगा, वो सराउंडिंग हो जाएगा। अब ये जो इसकी बाउंड्री है, दैट इज कॉल्ड कि ये क्या हो गई, एक बाउंड्री हो गई हमारी जो रियल है, यानी कि हम इसे रियल में देख सकते हैं। इमेजिनरी बाउंड्री के तौर पर हम ऐसा मान सकते हैं, जैसे मेरे पास ये सिस्टम है और यहाँ पर कोई चीज़ है, ठीक, और ये जो ऊपर लिक्विड है, इसको हम क्या मान लेंगे कि ये क्या हो जाएगी, हमारी बाउंड्री हो जाएगी सिस्टम की। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है, रिजिड माने कठोर, और कोई नॉन रिजिड भी हो सकती है, जैसे कि फुल फ्लेक्सिबल। अगर हम इसी के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर कोई पिस्टन लगा हो फॉर एग्जांपल, और हम उसको इधर से निकाल देते हैं, तो लेट मी क्लियर कि सपोज़ करो कि ये मेरे पास कोई कंटेनर है और मैंने इसके अंदर कोई पिस्टन लगा रखा है।
तो इफ़ दिस पिस्टन कैन गो अप एंड गो डाउन, तो इस केस में इस वाले पिस्टन को क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे कि ये इसकी बाउंड्री जो रहेगी वो कैसी रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी. एंड द सेकेंड थिंग दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आप यहीं से देखने वाले हैं कि इट कुड बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग. कंडक्टिंग केस यानी कि जिनके आर पार हीट का ट्रांसफ़र हो जाए, दोज वर कॉल्ड कंडक्टिंग. और जिनके ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है तो वी यूज़ द टर्म नॉन, कि वो क्या हो जाएंगे, नॉन कंडक्टिंग. ठीक, तो किसी भी एक सिस्टम के अंदर जो बाउंड्रीज होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिफाइन दैम. ओके, नाउ ओवर हियर द टाइप्स ऑफ सिस्टम, बिकॉज वी आर स्टडिंग द सराउंडिंग. सराउंडिंग क्या हो जाएगा, वो तो जो होगा वो होगा, लेकिन सिस्टम्स के टाइप हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ इन आवर हैंड. हम इसको ईजिली चेंज कर सकते हैं. तो अगर हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की, तो ओपन सिस्टम में क्या होगा, ओपन सिस्टम में मतलब कोई चीज़ जिसका जो खुला हुआ है. ठीक, तो हम जानते हैं अगर कोई चीज़ ओपन है तो इसके अंदर हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. मतलब अगर हम इसको हीट करें किसी भी तरीके से, किसी भी सराउंडिंग से, या फिर कोई किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करके, तो दैट्स वी कैन ट्रांसफ़र द एनर्जी. एंड वी ऑल्सो कैन ट्रांसफ़र और ऐड द मैटर टू, बिकॉज इट इज़, दैट्स वाई वी कॉल इट, कि ये क्या हो जाएगा, हमारा ओपन सिस्टम हो जाएगा. ठीक है, अब ऐसे सिस्टम के एग्जांपल क्या होते हैं, टी कप. यानी कि आपकी टी को आप अगर खोल के रख देते हैं तो आप देखते हैं कुछ देर के बाद वो ठंडी होने लगती है, बिकॉज क्योंकि उसकी हीट जो है वो क्या हो रही है, सराउंडिंग के अंदर जा रही है. ठीक, यानी कि ये हमारा सिस्टम है और सिस्टम से निकल के हीट कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है. तो दैट्स वाई ये क्या है, एक ओपन सिस्टम है. फिर हम इसके अंदर दूसरी चाय डाल भी सकते हैं, यानी कि मोर चाय ऐड कर सकते हैं हम इसके अंदर. तो दैट इज़ व्हाट, कि ये क्या है, ओपन सिस्टम है जिसमें हीट का ट्रांसफ़र भी हो जाता है. और दूसरी चीज़ जो हमने नोटिस की अभी, दैट वाज कि यहाँ पर मैटर का ट्रांसफ़र भी हो जाता है. इट्स सेल्फ ह्यूमन बॉडी. ओके, ह्यूमन बॉडी भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ ए ओपन सिस्टम. वी नो वेरी वेल, वी हैव द फूड्स, दैट इज़ द मैटर. तो हम मैटर का एक्सचेंज भी कर सकते हैं अपनी बॉडी में. एंड आर बॉडी कैन ट्रांसफ़र द हीट टू. तो उस केस में भी क्या होगा कि हमारी बॉडी एनर्जी का ट्रांसफ़र या हीट का ट्रांसफ़र करती है, जिसकी वजह से हम क्या है, एक ओपन सिस्टम है. रिएक्शन इन ए ओपन कंटेनर, इस चीज़ को अब समझ रहा है. ओके, वो हम इसके बारे में बात करेंगे आगे. किसी भी ओपन कंटेनर के अंदर कोई भी रिएक्शन होती है, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर अंडर ओपन सिस्टम. नाउ टॉक अबाउट द क्लोज सिस्टम. द बेसिक चीज़ अबाउट द क्लोज सिस्टम, के कोई सिस्टम है हमारे पास एंड दैट इज़ क्लोज्ड. ओके, अब ये क्लोज्ड है तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि क्लोज सिस्टम के अंदर हम कोई भी मैटर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, because it is closed already. But we have chance to transfer energy or heat. यानी कि हम हीट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिकॉज वी कैन हीट इज इट. और जब हम इसे हीट करेंगे तो हीट कहाँ जाएगी, सिस्टम के अंदर जाएगी. या फिर अगर ये अंदर से गर्म है तो हीट किधर जाएगी, बाहर जाएगी. तो मतलब यहाँ पर में क्लियरली एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है. दैट्स वाई हम क्या कहेंगे कि ये क्या कहलाएगा, हमारा क्लोज सिस्टम कहलाएगा. बट ओनली मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज थ्रू दिस सिस्टम. एग्जाम्पल, हॉट वाटर इन ए क्लोज्ड बेसल. यानी कि कोई क्लोज्ड बेसल है हमारे पास जिसके अंदर हॉट वाटर है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा कि ये क्या है, क्लोज सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी, यानी कि हॉट वाटर से एनर्जी तो सराउंडिंग में जा सकती है, लेकिन इसके अंदर हम मैटर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. ओके, द नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड मीन कि कोई चीज़ है और वो बिल्कुल आइसोलेट है, यानी कि उसका सराउंडिंग के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है, यानी कि बीच में हमने किसी जैकेट वगैरह का यूज़ कर रखा है. ठीक है, उस सिस्टम के चारों ओर हमने कोई जैकेट लगा रखी है, जो जिससे क्या हुआ है कि सराउंडिंग से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं बचा सिस्टम का. अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ना ही हम इसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफ़र कर पाते हैं और ना ही हम इसके अंदर मैटर का ट्रांसफ़र कर पाते हैं. दीज टाइप ऑफ सिस्टम आर नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम. यानी कि वो आइसोलेट होते हैं बिल्कुल ही, किससे, अलग थलग रहते हैं, किससे, सराउंडिंग से. These are, first example is thermal flask.
यानी कि जो हम थर्मस वगैरह या थर्मस फ्लास्क का इस्तेमाल करते हैं, दोज वर कंसिडर अंडर दिस काइंड ऑफ सिस्टम्स. ओके, here it is one of question we studied first. In an open system there is exchange of energy and matter between system and surrounding. यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज हो सकता है मैटर का. ओके, दैट इज राइट. आगे बोला है बाउंड्री इज एन इमेजिनरी सरफेस इन ओपन सिस्टम. इट इज़ ऑल्सो ट्रू. इन्होंने क्या कहा है कि अगर देखो इमेजिनरी बाउंड्री होगी तभी क्या होगा, इससे एक्सचेंज हो पाएगा. अगर बाउंड्री यहाँ पर रियल आ जाए तो रियल बाउंड्री से तो नहीं हो पाएगा, फिर तो हम इसे कंसिडर करेंगे ये क्लोज सिस्टम है. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दैट इज़ कॉल्ड कि यहाँ पर इमेजिनरी बाउंड्री होगी और इसमें मैटर का और एनर्जी का ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगा. तो इस केस में यह हमारा क्लियर हो जाता है कि इस केस के अंदर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ही सही हैं और सेकंड वाला जो है दैट इज़ ए करेक्ट एग्जांपल ऑफ असर्शन. रीज़न जो है करेक्ट है असर्शन का. नेक्स्ट थिंग दैट वी स्टडी अबाउट स्टेट फंक्शंस. बिफोर गोइंग थ्रू द स्टेट फंक्शन वन थिंग वी रियली नीड टू कीप इन आवर माइंड कि स्टेट फंक्शंस आर दोज प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करती हैं. यानी कि सिस्टम की जो स्टेट्स होंगी वो इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है, उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगी. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई सिस्टम था, यहाँ ये रखा हुआ है ए पोजीशन पर, और कुछ देर के बाद हम क्या देखते हैं कि उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है या घटता है. तो चलो मैं अगर मानता हूँ कि अगर वो बढ़ता भी है तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि इसके बीच का डिफरेंस निकालें, जिसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन. तो वो डिफरेंस कितना बड़ा है या कितना घटा है उसको हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बेसिस पर निकाल सकते हैं, और वो बेस हमारा क्या है कि हम इसकी पहली और दूसरी स्टेट के बीच में कंपेयर करें. दोज वर कॉल्ड द स्टेट फंक्शंस. यानी कि जिन चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ हम स्टेट यानी कि ए और बी स्टेट के बीच के डिफरेंस के बेसिस पर ही निकाल पाएंगे वो कहलाते हैं हमारे स्टेट फंक्शंस. ओके, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट. फिर आता है हमारा पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि विच पाथ यू आर गोइंग थ्रू, यानी कि किस पाथ के थ्रू आप उस कंडीशन में पहुँचे हैं. और यहाँ पर जो आपको पाथ फंक्शन मिलेंगे सिर्फ वो दो हैं, एक तो हीट और दूसरा वर्क. ठीक, एक तो हीट है और दूसरा वर्क है. सिर्फ यही दो क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं. बाकी क्या होते हैं, जैसे कि हमारा प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एनर्जी, gives free energy, entropy or enthalpy, these all are called the state functions. They were depends on states because we cannot measure them, but we can check the differences. यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा उसे हम आसानी से मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हम इनको मेज़र नहीं कर सकते. स्टेट फंक्शंस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स. यानी कि स्टेट फंक्शंस को हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. पाथ फंक्शंस को हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. दैट्स वाई क्यू इज़ राइट एज ए क्यू, स्मॉल क्यू, एंड डब्ल्यू इज़ राइट बाय स्मॉल डब्ल्यू. ओके, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट्स इज इट इज़. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर बात की कि हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट है, हम डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ए पोजीशन थी, ये बी पोजीशन थी, और मैं क्या करता हूँ, ए से बी एक इस तरीके से जा सकता हूँ, ए से बी मैं ऐसे भी जा सकता हूँ, ए से बी मैं ऐसे भी जा सकता हूँ. अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेट फंक्शन एंड अबाउट द पाथ फंक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, पहले कोई जो सिस्टम है मेरे पास ए, मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा, फिर मैं डिक्रीज़ करूँगा, फिर इंक्रीज़ करूँगा, और फिर मैं डिक्रीज़ करूँगा. और ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ और मैं बी पे पहुँच जाता हूँ. ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि किस केस के अंदर जो हमारा क्यू का पथ है उसमें हीट को हमने ज़्यादा खर्च किया है, एज़ यूजुअल हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारा पाथ जो हो गया वो क्या हो गया है, बड़ा हो गया. दैट्स वाई क्यू इज़ कॉल्ड पाथ फंक्शन. लेकिन अगर मुझे इन दोनों पोजीशन के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस निकालना हो सिर्फ, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ जो हमारा टी बी होगा उसके अंदर से टी ए को माइनस कर दूंगा, और किसी भी कंडीशन से मैं पहुँचूँ इस जगह पर बाय एनी ऑफ द पाथ,
मैं क्या देखता हूँ कि हमारा टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हमेशा बराबर ही रहेगा। लेकिन पाथ फंक्शन के केस में हर पाथ के चेंज होने पर वो चीज़ें भी क्या होती हैं, उनकी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्या होता है, ये डिपेंड करती हैं अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि सिस्टम के अंदर कितनी अमाउंट है, दे वर डिपेंड ऑन दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज मास, ऑफ कोर्स मास तो अमाउंट पे डिपेंड करेगा। देन द मोल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, तो फिर वॉल्यूम भी डिपेंड करेगा, एंड द एनर्जी, अगर ज़्यादा वॉल्यूम है या ज़्यादा मास है तो एनर्जी भी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं जी की, तो जी डिपेंड्स ऑन मोल्स, तो यहाँ पर ये भी डिपेंड करेगा। फिर हम एंट्रोपी की बात करें तो ये भी डिपेंड करता है, और एंथैल्पी की बात करें तो ये भी डिपेंड करता है। तो ये तो सारी एनर्जीज़ हैं, तो दैट्स वाई ये तो परफेक्टली डिपेंड करेंगी। अगर हम इंटेंसिव की बात करें तो ये उल्टा हो जाएगा कि ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। अब ये क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, प्रेशर, किसी चीज़ पर कितना प्रेशर है, दैट इज़ डू नॉट डिपेंड्स ऑन देयर अमाउंट। टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप ऐसे जज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई मटेरियल था मेरा और इसका टेम्परेचर T1 है। अगर मैं इसको आधा आधा काट दूं तो मैं क्या इधर का टेम्परेचर T1 से अलग हो जाएगा या इधर का टेम्परेचर अलग हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक, तो यही रीज़न है कि टेम्परेचर, और अगर हम बात करें इसकी मोलरिटी, तो मोलरिटी को भी अलग करने पर नहीं बदलती। अगर मोलर वॉल्यूम की बात करें तो दैट विल नॉट चेंज। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके बीपी की, तो ये भी चेंज नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे एमपी की और बॉइलिंग पॉइंट की, या वेपर प्रेशर की, बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो दीज विल नॉट चेंज। अगर हम बात करते हैं विस्कोसिटी की, तो ये भी चेंज नहीं होती। ठीक, फिर हम बात करते हैं डेंसिटी की, ये भी चेंज नहीं होगी। स्पेशल हीट कैपेसिटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी ऑफ द अमाउंट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कि जितना मटेरियल होगा उसे हीट करने के लिए उतनी ही हीट की ज़रूरत होती है। अगर आप बात करें मोलर हीट कैपेसिटी की, तो दीज विल ऑल्सो डू नॉट डिपेंड, बिकॉज 1 मोल के लिए हमेशा इक्वल ही रहने वाली है। पीएच ऑल्सो रिमेन्स सेम, और मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑल्सो रिमेन्स सेम। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर एडिटिव इन नेचर, यानी कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे वर एडिटिव इन नेचर। इसको समझने के लिए यहाँ पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की चीज़ के अंदर आप एनर्जी और ऐड करो, ठीक है, तो अगर आप एनर्जी और ऐड करोगे, तो जैसे यहाँ पर A1 थी और आपने A2 किया, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब सिमिलर वी ट्राई टू डू विद द दिस केस, यानी कि इंटेंसिव के केस में। इंटेंसिव के केस में हम इस चीज़ को अप्लाई करके देखते हैं। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर T है और मैं क्या करता हूँ उसके अंदर T टेम्परेचर और जोड़ने की कोशिश करता हूँ, क्या ये जुड़ेगा, नहीं। ये टेम्परेचर क्या होता है, एडिटिव नहीं होता है कि दो गर्म चीज़ों को हम अगर एक दूसरे के साथ रख लें तो वो क्या हो जाएं, गर्म हो जाएं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या बन जाता है, दोनों का एवरेज बन जाता है। अब बात करने वाले हम प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस के केस में आप क्या देखोगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस। आपने एक चीज़ देखी थी, जब हम आइसोथर्मल सिस्टम की या आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे थे, तो आइसोथर्मल, वी नो आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, यानी कि कंडीशन कोई भी रहे, सेम या फिर इक्वल। थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी कि जिसका टेम्परेचर इक्वल रहता हो। तो टेम्परेचर इक्वल है, तो अगर ए कंडीशन है तब भी ए रहेगा, और बी कंडीशन है तब भी टी बी रहेगा, और दोनों ही केसों में दोनों ही टेम्परेचर क्या रहने वाले हैं, टी रहने वाले हैं। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि टी बी माइनस टी ए, और हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, कंप्लीटली ज़ीरो, बिकॉज बोथ द टेम्परेचर वर्स इक्वल टू ईच अदर। तो अगर कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल है, देन देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर बिकॉज द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और अगर माइनर डिफरेंस भी देखेंगे तब भी क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। तो अगर कोई सिस्टम 300 केल्विन पर है, यानी कि हम इसे रूम टेम्परेचर मान लें, तो वो उसी टेम्परेचर पर बना रहेगा। टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, सिस्टम में
एब्जॉर्ब और रिलीज द हीट, यानी कि या तो वो एब्जॉर्ब करता है या फिर रिलीज करता है। अगर वो किसी प्रोसेस के थ्रू जा रहा है तो उसके अंदर अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए या तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा या फिर वो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सो का मतलब होता है बाहर की ओर, बाहर की ओर, यानी कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उससे एनर्जी बाहर जा रही हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हीट रिलीज्ड होती है। और जब हीट रिलीज्ड होती है तो वी नो कि ये टर्म यूज़ किया जाता है किसके लिए, एंथैल्पी के लिए। दिस इज़ यूज फॉर द पर्पस ऑफ एंथैल्पी। और ये बताता है कि किसी सिस्टम के अंदर कितना कंटेंट ऑफ हीट है। और अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि उस सिस्टम का हीट कंटेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। दैट्स वाई वहाँ पर आप देखोगे कि इस जगह पर एंथैल्पी कम हो जाएगी। दूसरा आता है एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक। तो हीट इस सिस्टम में क्या होगी, हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, यानी कि हीट कहाँ जा रही है, अंदर की ओर जा रही है। और जब हीट कंटेंट किसी सिस्टम का बढ़ेगा तो वी विल रिप्रेजेंट दैट बाय पॉजिटिव, यानी कि इस कंडीशन में उस सिस्टम की एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, द सम ऑफ द थिंग्स लाइक अ फेज ट्रांजिशंस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो फेज ट्रांजिशंस होते हैं। अब बात कर लेते हैं फेज ट्रांजिशन क्या होते हैं। तो फर्स्ट एंड वेरी मोस्ट, फेज का मतलब होता है किसी की स्टेट में चेंज आना। अब स्टेट कौन सी वाली, जैसे हमने बात की थी कि हमारी 3 स्टेट्स हैं जिनके बारे में हम जनरली स्टडी करते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर कोई भी चीज़ सपोज करो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उस कंडीशन में वो क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और अगर ये गैस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो फिर डेल्टा एच, यानी कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, बिकॉज इसके हीट कंटेंट में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ गैस से लिक्विड में जाए तो इस कंडीशन में इसके हीट कंटेंट में क्या आएगी, कमी आएगी। और उस कंडीशन में यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। तो हीट अगर फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है या फेज बदलता है तो उस कंडीशन में हम पाते हैं कि उनकी हीट के अंदर कोई ना कोई चेंज नज़र आएगा, ठीक। लेकिन हम क्या देखते हैं कि मेरे पास वाटर सॉलिड फॉर्म में है, ठीक। और इस कंडीशन के अंदर क्या करना है हमको, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस के थ्रू जाएगा और इसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड में। तो इसमें क्या हो रहा है, डेल्टा एच में इंक्रीज हो रहा है। और अगर मुझे क्या करना है, उसे लिक्विड से सॉलिड बनाना है, यानी कि आइस में कन्वर्ट करना है, तो मेरा डेल्टा एच में क्या आएगी, वैल्यू निगेटिव आएगी। बिकॉज इस टाइम क्या होगा, जो लिक्विड में है वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा और सॉलिड स्टेट में आ जाता है। इसी तरीके से अगर लिक्विड को हमें गैस में करना हो तो अगर ये गैसेस में जा रहा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, बिकॉज इसका हीट कंटेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर ये क्या आ रहा है, वापस लिक्विड स्टेट में आ रहा है तो कंडेंसेशन होगा, जिसमें क्या होगा, इसका हीट कंटेंट बढ़ेगा, नहीं घटेगा, बिकॉज ये क्या करता है, यहाँ पर एनर्जी को रिलीज करता है। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस कान टेक फेज इन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि अगर कहीं पर आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक, आइसोथर्मल प्रोसेस कांट टेक प्लेस इन आइसोथर्मल सिस्टम, यानी कि अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है, ठीक, तो वो किस में, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टेक प्लेस नहीं करेगी, ठीक है। इसको हम आगे समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। अब बात करते हैं आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब होता है, यहाँ पर अगर कोरिक का नाम आया है तो कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक। आइसो सेम, यानी कि जिस कंडीशन में किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम क्या रहता हो, सेम रहता हो। तो ये कौन सी कंडीशन में हो सकता है, ऑफ कोर्स जब कोई सिस्टम क्लोज्ड हो, ठीक। अब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, किसी भी तरह का चेंज जीरो, ठीक। तो इस कंडीशन में कोई भी चेंज हमको देखने नहीं मिलता। अब बात करते हैं आइसोबारिक।
जहाँ पे बार का मतलब आया है, बार की यूनिट किसके लिए होती है? प्रेशर के लिए होती है। तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर P क्या है? कांस्टेंट है, और डेल्टा P भी कांस्टेंट और माइनर चेंज भी कांस्टेंट हो गया। अब इस कंडीशन में अगर किसी का टेम्परेचर 1 atm है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन सी लेवल, अब ओपन कंटेनर हमारे पास रखा हो, तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि इसका टेम्परेचर 1 atm ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास सिस्टम कैसा रहेगा? ओपन कंटेनर रहने वाला है। ओके, द नेक्स्ट प्रोसेस इज एडियाबेटिक। एडियाबेटिक इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और एडियाबेटिक का मतलब होता है नो एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ हीट है दैट विल बी क्लियरली इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती तो उसमें टेम्परेचर क्या होता है? बाहर जाता है, यानी कि हीट कंटेंट की कमी आती है और टेम्परेचर को इंक्रीज करना हो, ठीक। और एंडोथर्मिक अगर कोई प्रोसेस है तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हीट अंदर एब्जॉर्ब होती है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन बदल जाती है, क्योंकि इसका हीट कंटेंट कैसा रहने वाला है? फुल प्रोसेस में ज़ीरो रहना है, यानी कि हीट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप देखते हो कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो रही है, तो उसमें क्या करना है? हमको टेम्परेचर को बढ़ाना है, जिससे हीट कंटेंट क्या रहे? जितना है, मतलब उसकी हीट जो रहेगी जितनी है उतनी ही बनी रहे। अब बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस के बारे में। साइक्लिक प्रोसेस, प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम आर सेम, यानी कि कोई प्रोसेस हो जो यहाँ से शुरू हुई और उसका टेम्परेचर TA था, और वो प्रोसेस होने के बाद फिर से एक फाइनल स्टेट पाए, उस जगह पर भी उसका टेम्परेचर क्या रहे? TA ही रहे। तो इस तरह की प्रोसेस क्या होती है? एक दूसरे के बराबर रहती है, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, बिकॉज ये जिस स्टेट से शुरू हुई थी उसी स्टेट पर वापस आ चुकी है। दैट्स वाई वी कॉल इट साइक्लिक प्रोसेस। इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट रिमेन्स ऑलवेज ज़ीरो, ठीक, बट द पाथ फंक्शंस आर नॉट ज़ीरो। लेकिन आपने देखा कि इसे यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो भी हमें सप्लाई देना पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ वर्क और द हीट, दैट विल बी नॉट ज़ीरो। तो हम इसको ज़ीरो कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर स्टेट फंक्शन ऑलवेज ज़ीरो होंगे, लेकिन यहाँ पर पाथ फंक्शन कांट बी ज़ीरो, बिकॉज हमने जहाँ जो कुछ भी यहाँ पर खर्च किया है वो खर्च ही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अबाउट द irreversible and the reversible process. Okay, the process which can be reversed by a small change, यानी कि ऐसी प्रोसेस जो क्या हो जाए? रिवर्स कर दी जाए by a small change, that is known as the reversible process। और जिसको रिवर्स ना किया जाए तो हम क्या देखेंगे? दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टर्म जिसको ना किया जाएगा, उसको हम बोल देंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, इसमें क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेप्स टेक्स प्लेस, यानी कि इस प्रोसेस को कराने के लिए बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स लिए जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो इसके अंदर क्या होता है? एक ही स्टेप लिया जाता है। इसे हम क्लियरली समझेंगे डायग्राम के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे क्या करना है? कोई कंटेनर है मेरे पास, ऐसे दो कंटेनर हैं जिसके अंदर मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ? मेरे को इस पिस्टन को दबाकर यहाँ तक लेकर आना है, ठीक, लेकिन विदाउट ए बिग चेंज। तो मैं क्या करूँगा? मुझे सैंड डालनी है, और सैंड कितनी डालनी है? 5 kg। तो मैं क्या करता हूँ? एक एक दाना सैंड इसके ऊपर बढ़ाता जाऊँगा, जिससे क्या होगा? बहुत माइनर सा चेंज होगा, और उसके साथ ही क्या होगा? बहुत माइनर से चेंज के साथ इसके वॉल्यूम पर क्या होता है? बहुत माइनर सा इफेक्ट पड़ता है। यानी कि अगर हम उसी एक रेत के दाने को उठा लेते हैं फिर से, ठीक, यहाँ से हटा देते हैं, तो हम क्या देखेंगे? पिस्टन बहुत धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। फिर नीचे भी अगर हम चाहें तो रेत को डालते रहेंगे तो पिस्टन थोड़ा थोड़ा नीचे आता रहेगा, क्योंकि वो इफ़ेक्ट तो 5 kg का ही दिखाएगा, लेकिन ये स्टेप्स क्या होंगे? बहुत हल्के हल्के होंगे। लेकिन हम डायरेक्ट अगर पिस्टन के ऊपर क्या करते हैं? ये हमारा पिस्टन है, तो अगर हम पिस्टन के ऊपर डायरेक्ट 5 kg रख देते हैं तो वो झट से कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी कि इनिशियल से एकदम से फाइनल पर पहुँच जाता है। दैट इज़ व्हाट वी
ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी कि ये सी प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस क्या हो गई हमारी, इरिवर्सिबल हो गई है, और ये प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ सी कि वर्क डन इन मैक्सिमम, इस केस में क्या देख रहे हैं आप कि पी एक्सटर्नल क्या है, वो ज़्यादा है पी इंटरनल से प्लस टीपी, और जो प्रेशर बढ़ाया गया था बाई पुटिंग सेंड। और दूसरे केस में आप क्या देखते हो कि यहाँ पर जो है आपका पी एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, बिकॉज यहाँ पर बहुत माइनर से चेंज किए जा रहे थे। डेल्टा पी माने हल्का सा डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे, बट इन केस ऑफ द दीज इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने बहुत बड़ा एक्सचेंज किया, और जिसकी वजह से उसके प्रेशर में एक बड़ा चेंज आता है। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड एट एनी टाइम। आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी भी एक स्टेट के बीच में जो इंटरनल प्रेशर होगा और एक्सटर्नल प्रेशर होगा, उनके बीच में क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट किया जा सकता है। बट ओवर हियर ये कम्प्लीटली क्या कर दिया है, इसको पुश कर दिया गया है। तो यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के अंदर इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है, लेकिन इट इज़ वेरी हार्ड। ठीक, इनिशियल पॉइंट पर हो सकता है या फिर फाइनल पॉइंट पर ही हो सकता है, हम बीच में कहीं पर भी इक्विलिब्रियम को स्टेबल नहीं कर सकते। ओके, अब हमारे जो टर्म्स हम यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट द हीट एंड द वर्क, और वी स्टार्ट विद द वर्क। सपोज़ करो ये मेरे पास कोई सिस्टम है, या आप इसे इंजेक्शन वाली जो सिरिंज आती है वो मान सकते हैं, और ये रहा मेरा पिस्टन सिलेंडर में लगा हुआ। मैं क्या करता हूँ, इस पिस्टन को पुश करता हूँ, और पुश करके इस पिस्टन को कहाँ तक ले आया, यहाँ तक ले आया, और हमने देखा कि इसने कितनी लेंथ कवर की, तो इसने की है एल लेंथ कवर। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए। अब यहाँ पर हमें एफ निकालना है, यानी कि कितना फोर्स हम लगा रहे हैं इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ लाने के लिए, तो हम उसे देखेंगे एफ इक्वल टू पी इंटू ए। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें कि कितना वर्क किया है, अगर हमें एफ़ का पता चल गया कि एफ़ तो हमारा पी इंटू ए है, यहाँ पर पी क्या है, प्रेशर है, और ए क्या है, एरिया। एरिया किसका है, ये जो है आपका, जो आपका पिस्टन होगा, पिस्टन की जो गोलाई होगी इस सिरिंज के अंदर, उसका एरिया। ओके, अब उस चीज़ के अंदर हम क्या देखेंगे, अब हमें पता करना था वर्क। अब वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रहा हमारा आर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, इसकी जगह पर आर की जगह नहीं एल, एल रखेंगे हम, तो यहाँ पर एल आ जाएगा। और फोर्स हमारा कितना आया था, फोर्स लगाया था कि हमारे पास पी एक्सटर्नल, और कितना एरिया है, एरिया है हमारा इस पिस्टन का एरिया जो है, तो उसे रख देंगे पी एक्सटर्नल इंटू पी, यानी कि ये वाला फॉर्मूला। अब क्या होता है, जब हम ए की और एल की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ए इंटू एल बिकम्स व्हाट, बी, यानी कि वॉल्यूम। अब यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचने तक जो भी वॉल्यूम के अंदर चेंज आया है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा बी, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा बी, बिकॉज इस वॉल्यूम जो हमारे यहाँ तक का वॉल्यूम था, अगर हम उसे B1 माने और इसको B2 माने, तो हम पाएंगे कि यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी, यानी कि अगर हम B2 से घटाते हैं B1 को, तो हमारी वैल्यू क्या है, ये सी वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पर बड़ी है। ठीक, तो इस वजह से ये वैल्यू बड़ी होने की वजह से हमारा डेल्टा बी जो आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। तो निगेटिव साइन शोज दैट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, यानी कि हम देख पा रहे हैं कि निगेटिव साइन का मतलब है क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। अब इसका एक्सपेंशन अगर हम कराएं, यानी कि अगर हम उसी जो हमने निडल का यूज़ किया है, अगर हम उसी का यूज़ करके सिरिंज का, और हम क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम को इंक्रीज़ कराते हैं, तो हम क्या देखेंगे, डेल्टा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस बार पॉजिटिव हो जाएगी। और इस केस में जो फाइनल वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी वी इनिशियल से, और इस कंडीशन में ये सी वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये सी वाली वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। इस कंडीशन में जो हमारा जो बी आएगा वो क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यानी कि इस बार क्या हुआ था, जो हमने पहले देखा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे थे। तो अगर W की वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, यानी कि ये सी वैल्यू निगेटिव और ये सा पॉइंट
तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हम सिस्टम पर काम कर रहे हैं, और अगर W की वैल्यू निगेटिव आती है दैट्स मीन होता है कि सिस्टम काम कर रहा है, यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है। तो वर्क डन बाय द गैस और सिस्टम इज़ ऑलवेज निगेटिव, यानी कि अगर कोई गैस वर्क करती है या फिर सिस्टम वर्क करता है तो उस केस के अंदर हम क्या देखेंगे कि हमारा जो वर्क आएगा वो निगेटिव आएगा। लेकिन इन केस ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं, यानी कि उसे दबाते हैं, उस वक्त हम बात करेंगे तो हमें पता है डेल्टा बी की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। अब निगेटिव वैल्यू जब यहाँ पर रखी जाएगी तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या है, पॉजिटिव आ जाएगा। तो वर्क डन ऑन सिस्टम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि अगर आप किसी सिस्टम के ऊपर काम करते हो तो ये जो वर्क आप इसके ऊपर करोगे वो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और जब स्टोर हो जाएगा दैट्स मीन इसकी एनर्जी में इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर वर्क डन जो है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर कोई चीज़ फ्री एक्सपेंशन करे, फ्री मतलब आपने छोड़ दिया है और वहाँ पर वैक्यूम है, कोई भी फोर्स उस सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर रहा, और पिस्टन क्या है, फ्रीली मूव कर रही है। अब फ्रीली मूव कर रही है दैट्स मीन बाहर से भी कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंदर से प्रेशर काम कर रहा है। तो जो प्रेशर बाहर वाला होगा पी एक्सटर्नल वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और जिस कंडीशन में ये ज़ीरो होता है उस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू रखते हैं तो हम देखेंगे हमारे डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो इस कंडीशन में कोई भी वर्क काउंट नहीं किया जा सकता बिकॉज द पी एक्सटर्नल ही ज़ीरो हो चुका है, यानी कि बाहर से कोई प्रेशर काम ही नहीं कर रहा है। उस कंडीशन में वर्क भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर कोई आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक हमने बात की थी तो हम बात कर रहे थे कि वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब किसी चीज़ के अंदर वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो मतलब बी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले में अगर बी की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे तो फिर क्या आ जाएगा, हमारा वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो याद रखना कि आपको फ्री, एक तो अगर क्या होता फ्री एक्सपेंशन हो रहा हो तब, और अगर वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो यानी कि आइसोकोरिक हो, तो उस कंडीशन में हम हमेशा पाएंगे कि हमारा जो वर्क है वो ज़ीरो ही रहने वाला है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हीट। ओके, हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा बात की है और हम जानते भी हैं हमेशा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाता है, और ये क्या है, एक पाथ फंक्शन है। ठीक, जनरली क्या होता है, इसको मेज़र करते हैं जूल में या फिर किलो जूल में और या फिर कैलोरीज में। अगर हम बात करें 1 लीटर एटीएम की तो ये क्या होता है, ये बराबर होता है 101.3 जूल के। और अगर 1 कैलोरी की बात करें तो इसकी यूनिट होती है एकदम 4.18 जूल के बराबर 1 कैलोरी होती है। ठीक, लेकिन जनरली हम यूज़ करते हैं कौन सी यूनिट का, जूल का यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ सर्टिफाइड यूनिट ऑफ हीट। अब अगर हम 1 कैलोरी की बात करें तो यहाँ पर अगर अर्ग में बात चल रही है तो ये हो जाएगा 10⁻7, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करेंगे तो ये बराबर होगा अबाउट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बस याद रखना यहाँ पर चार्ज जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ पर हम नेगेटिव न लगाकर पॉजिटिव का यूज़ करते हैं, इस वजह से क्या है, इसको बोलते हैं ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और जूल टेकन इक्वल टू द बी, यहाँ लिखे यहाँ पर। ओके, एक क्वेश्चन है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन कह रहा है कि यू हैव अ गैस, दे क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है फ्रीली, यानी कि फ्रीली एक्सपेंड कर रही है इन अ कंटेनर, और कोई कंटेनर है फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर, यानी कि उसने क्या किया है, 1 लीटर से V1 क्या था उसका 1 और V2 क्या हो गया है, 2 हो गया है। लेकिन यहाँ पर फ्रीली का मतलब आया है, यानी कि P एक्सटर्नल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। देन फाइंड वर्क डन बाय द गैस, तो हमें क्या पता था कि हम जानते थे कि W का फॉर्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा B। अब ये वैल्यू तो 1 आ गई है, लेकिन हम जानते हैं P एक्सटर्नल हमारा ज़ीरो है, तो हमारे W की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज इन केस ऑफ द फ्री एक्सपेंशन ऑलवेज W इज़ ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट थिंग, वर्क डन बाय द सिस्टम, हम जानते थे हमेशा क्या होगा, निगेटिव।
इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, अगर हीट रिलीज हो रही है तो इसका मतलब सिस्टम की हीट में कमी आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट रिलीज सिस्टम से हो रही है तो निगेटिव होगा, और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम होगी तब भी ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर रिलीज्ड बाय द सिस्टम होगी तो निगेटिव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, it is related to a gas is compressed from 20 लीटर टू 8 लीटर, यानी कि गैस को कंप्रेस किया गया है कितने से, 20 लीटर से 8 लीटर के अंदर, एट 2 atm, यहाँ पे हमें टेम्परेचर भी मिल गया है 2 atm, देन फाइंड द वर्क। फॉर्मूला क्या है, वही रहेगा हमारा फॉर्मूला, बस क्या करना है, हमको यहाँ पर वैल्यू रखनी है। हम देखते हैं जब 20 यानी कि 8 माइनस 20, ये वैल्यू ये सी बड़ी है बिकॉज वी नो डेल्टा बी इक्वल टू B2 B1, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, -12, और हम देखते हैं माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और 12 इंटू 2 क्या होता है, 24 लीटर पर एटीएम। और अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें, बिकॉज हमें तो पता है यहाँ पर ये लीटर में वैल्यू दी थी, ये एटीएम में दी थी, तो अगर हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 101.3 जूल से, और हम क्या देखते हैं, हमारे पास वैल्यू हमारी निकल कर आ जाती है। अगला टॉपिक, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ इट। ये क्या कह रहा है, कह रहा है इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी है, सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ सिस्टम, ये क्या होती है, सिस्टम की जितनी भी तरह की एनर्जी होती हैं उन सब का क्या होती है, सम होती है। जैसे हमारे पास कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है एक सिस्टम के अंदर, काइनेटिक्स एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, रेजोनेंस एनर्जी हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है। ठीक, ये सारी ही एनर्जी होती हैं, और एक्स वाई जेड बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, लेकिन ये कुछ मोटा मोटा हिसाब है जिसे हमने लगा लिया। ठीक, तो जो टोटल सारी एनर्जीज हैं उन सब के सम को क्या बोलते हैं, हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम चाहें कि किसी एक सिस्टम की एनर्जी कितनी है तो हम उसे मीज़र नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम चेंज मीज़र कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में जो बदलाव आया है, दैट वी कैन कैलकुलेट। जैसे किसी चीज़ की एनर्जी फाइनल स्टेट में कितनी है, उसमें से अगर हम इनिशियल स्टेट वाली एनर्जी को माइनस कर दें तो वी कम टू नो कि यहाँ पर एनर्जी का चेंज कितना हुआ है। ठीक है, और ये इंटरनल एनर्जी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू होती है टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर घटता है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। ये बिल्कुल क्लियर है। इन द आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पर हमारा क्लियर है कि इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी, यानी कि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। और जो साइक्लिक प्रोसेस होती हैं, यहाँ पर सभी स्टेट फंक्शंस का चेंज क्या आता है, ज़ीरो आता है। दैट्स वाई यहाँ पर इंटरनल एनर्जी भी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, तो ये भी क्या रहने वाली है, ज़ीरो रहने वाली है। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट लॉ, एंड द फर्स्ट लॉ टेल्स अबाउट अ लॉट ऑफ द थिंग्स, बिकॉज तुमने इसे कई बार सुना होगा और ये हर जगह पर अप्लाई होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ये बात करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, यानी कि एनर्जी को ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, बट इट कैन कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनोदर, यानी कि आप इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर बदल सकते हो, लेकिन आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और ना ही क्रिएट कर सकते हो। इसे आप एक इस तरीके से ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जनरेटर में जो डायनमो लगा होता है उसे घुमाने के बाद क्या होता है, एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम यूज़ करते हैं इन व्हाट, यानी कि अगर हम इससे कोई बल्ब वगैरह जलाते हैं तो हम क्या कर लेंगे, उसको लाइट एनर्जी में यूज़ कर लेंगे। ठीक, और वहाँ से ये दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट होती जाएगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट होती रहती है, लेकिन हम इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है कि ये इक्वल टू होगी कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू कितना हीट है और कितना वर्क किया गया है। इट विल बी इक्वल टू ईच अदर, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स पर डिपेंड करेगी।
ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखना कि तो फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी होता है कि अगर तुम किसी सिस्टम के को हीट देते हो तब भी उसकी एनर्जी में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और साथ ही अगर तुम उसके ऊपर वर्क करो तो क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, ऐसे ही क्या होगा अगर हम इन दोनों को अपोजिट कर दें, यानी कि अगर हम उससे हीट